आज केमिस्ट्री का बेसिक बता रहे हैं जो सबके लिए काम आता है। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले क्या है कि आप 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चा लोग को कम से कम 30 तक का एलिमेंट याद रहना ज़रूरी है। 30 तक एलिमेंट का नाम याद रखने के लिए आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग अपना अपना ट्रिक बना कर रखते हैं, उसके बेसिस पे वो याद रखते हैं। ठीक है, तो आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि आपका 30 तक एलिमेंट में जैसे बहुत नेसेसरी जो चीज़ है आपका 20 तक तो ऐसे कंप्लीट याद रखना ही रखना है। बीच बीच में आप उसको और भी बाकी सब याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हाइड्रोजन 1 पे है, एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हो सके तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर भी 20 तक का कुछ कुछ ट्रिक बेस पे है जो याद रख सकते हैं। जैसे 20 तक के एलिमेंट में आपका इवन प्लेस पे है तो उसका मास नंबर डबल होता है, ऑड नंबर पे है तो उसका डबल प्लस 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको एक ट्रिक की तरफ याद रखेंगे। अब बोलिएगा सबसे पहला एक्सेप्शन हाइड्रोजन में ही आ जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 ही है। ठीक है, तो अभी तो बोलेंगे कि ऑड आप बताए थे सर और इसमें ही पहला ही एक्सेप्शन आ गया। तो देखिए एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपका इसमें लाई करता है। जैसे आपको बता रहे हैं हीलियम का है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। ठीक है, फिर लिथियम ले लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7। ठीक है, तो आपका लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन देखिए 7 पे है, ऑड नंबर पे है, तो 7 दूनी 14 और एक 15 होना चाहिए। 14 भी होता है, 15 भी होता है आइसोटॉपिक मास का। ठीक है, तो कुछ कुछ बोले बड़े क्लास में, जैसे धीरे धीरे हम लोग छोटे क्लास से बड़े क्लास में जाएंगे तो क्लैरिटी आपका आते जाएगा कि हम कैसे उसको एलिमेंट को याद रखेंगे। और अपने आप हो सकता है कि आपको इतना बार पढ़िएगा कि आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आपका कहाँ तक है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, आपका उसके बाद नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपका हो गया 20 तक का। इसके बाद एक्सकैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ये सब आपका जितना भी है ये सब आपका 30 तक आपका कॉपर, फिर जिंक आता है। ये सब आपको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट जो बेसिक अगर याद कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा फार्मूला बनाने में। केमिस्ट्री का बेस मतलब आपका अच्छा हो जाएगा, करीब करीब अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग छोटे बच्चे के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग अभी ना जैसे शुरुआत में केमिस्ट्री से बहुत भागते हैं क्योंकि इसमें रटना पड़ता है। तो आपका देखिए कोर्स में है, प्लस अगर मान लीजिए फ्यूचर आपका इस केमिस्ट्री से बनाना चाहते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी आता है, केमिस्ट्री से आपका मतलब लेदर टेक्नोलॉजी में जाइएगा या किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग बनिएगा तो सब केमिस्ट्री ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बस फिजिक्स मैथ पढ़ो और बाकी को भूल जाओ। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में या मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आपका देखिए दवा, ड्रग्स जितने भी होते हैं सब में आपका केमिकल कम्बिनेशन का आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए केमिस्ट्री आपका होना ज़रूरी है। किसी एक पहलू को हम ध्यान में रख के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा ओवरऑल हम लोग पढ़ेंगे। 10th क्लास तक तो आपको ऐसे ही नॉर्मल पढ़ना पड़ता है। 11th 12th तक अगर साइंस से हैं तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा जनरल। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हट जाएंगे आपके सिलेबस से, कुछ कुछ चीज़ें आपके उसका एडवांस वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक लगाइएगा तो आप बार बार भूल जाइएगा या सब जगह लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को सबसे पहले आज हम लोग सिखाने जा रहे हैं कि सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उसमें आपका किसी भी एलिमेंट का हम लोग जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या क्या कितना कितना होता है, वो कैसे निकालते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, ताकि सबको आपको फायदा हो।
तो देखिए कोई भी एलिमेंट का एक सिंबल है, मान लीजिए x है, नीचे लिखा हुआ अगर है z लिखा रहता है नीचे और ऊपर लिखा रहता है a, तो ये होता था आपका एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो हमारा पूछेंगे एटॉमिक नंबर ही तो आपका क्या होता है, ये जेड जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन या प्रोटॉन्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, जैसे आपका डिपेंड करता है कि क्या क्या है। और आपका ए आपका मास नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा किसी भी एटम में, तो होता है आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मास नंबर हम लोग क्या लिखे हैं, ए से लिखे हैं, और एटॉमिक नंबर क्या लिखे हैं, जेड, तो ए माइनस जेड आपका। तो देखिए सबसे पहले बेस ही आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारा चीज़ को धीरे धीरे हम लोग इलेबोरेट करेंगे, जो कि हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंबल है, एक्स जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख नहीं रहे, बता रहे हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो अब जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि सिंबल ऑफ एलिमेंट में कैसे कैसे हम क्या क्या निकालेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे को सीखेंगे। जैसे आपका मान लीजिए हम यहाँ पे दे दे रहे हैं फास्फोरस, फास्फोरस का आता है आपका 15 पे, और यहाँ पे इसका 31। तो देखिए 31 मेरा क्या है, ए है, यहाँ पे है जेड मेरा 15 है। तो अभी हम लोग बताए थे आप लोग को कि एटॉमिक नंबर जो है आपका एटॉमिक नंबर बराबर हमारा जेड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग यहाँ पे आपको बताए थे। ठीक है, तो 15 जो आपका है एटॉमिक नंबर भी हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन पी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है, मास नंबर आपका है एटॉमिक मास नंबर, बोलिए मास नंबर बराबर यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है वो है आपका 31। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका यहाँ पे हो गया ए माइनस जेड, दैट इज 31 माइनस 15, दैट इज 16। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सभी एलिमेंट्स में कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल समझाएं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहे हैं, आर्गन 18 और 40 होता है। ठीक है, तो ए आपका हो गया 40 और 18 हो गया जेड। तो एटॉमिक नंबर जो हो गया आपका जेड, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड जो कि 18 है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर जो है आपका वो ये है बराबर आपका 40। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा नंबर ऑफ, तो ए माइनस जेड बराबर आपका हो जाएगा 40 माइनस 18, दैट इज 22। तो ऐसे जनरली देखा क्या जाता है कि जनरली आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा ही होता है। ठीक है, जैसे अभी 20 तक बताएं, जो आपका एक्सेप्शन केस आ रहा है का दो, तो 20 तक में जैसे इवन नंबर पे है तो करीब करीब उसमें बराबर आएगा, करीब। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में बराबर ही आएगा, एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरा पड़ा है, उसको देखिए एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं एक्सेप्शन ही है। ठीक है,
लेकिन हम लोग अभी छोटे लेवल में हैं, लेवल में, तभी हम लोग आप एक्सेप्शन बात करेंगे। लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, उसका कैलकुलेशन बेस पे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन बेस पे ही सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री बहुत ही आसान टॉपिक है, बशर्ते कि आप बेसिक से समझिए, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको तो बात कर लिए। अब हमारा बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे। देखिए छोटा बच्चा भी अगर सीख जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, ठीक है, तो बड़े बच्चे में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सीखते ही सीखते हैं। छोटे बच्चे में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग कैसे उसको वो करेंगे कैलकुलेशन में, कि कैसे हम लोग लिखाएंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, किसी भी एटम के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके बाद होता है पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ऐसे चलते रहता है। n बराबर यहाँ पे 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसमें पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में कितना रहेगा। तो इसके लिए एक रूल दिया गया है कि 2n² फार्मूला दिया गया है कि 2n² आपका मैक्सिमम आपका उसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो वो कितना होगा, पहला देखिए, पहला n बराबर जब 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन करिए 2n² का, तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज़ 2। तो पहले ऑर्बिट में मेरा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे n बराबर 2, तो यहाँ पे 2 × 2 के पावर 2 दैट इज़ कितना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। n बराबर 3 जैसे डालेंगे तो 2 × 3 के पावर 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। तीसरे ऑर्बिट में आपका 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके बढ़ते जाते हैं हम लोग। यहाँ पे 32 पहुँचने के बाद आपका उससे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, जिसकी मतलब एलिमेंट अभी आप मतलब जितना भी आपका पता है उसके बेसिस पे मैक्सिमम आपका 32 ऑर्बिट में मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कमते जाता है और उससे में आपका फुलफिल हो जाता है, पूरे का पूरा एलिमेंट ख़त्म, ठीक है। अभी 118 के आसपास में खोज होकर पीरियोडिक टेबल में दिखाया गया है। जनरली बच्चा लोग ना पीरियोडिक टेबल का टेबल लगा के घर पे रखते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं हैं बच्चे लोग, बस खाली देखा देखी ला के रख लेते हैं। उसको यूज कीजिए, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। एक 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, उस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ बताते हैं। फिर आपका 11th क्लास में पढ़ना रहता है, जो 10th में, उसके बाद 11th में, ठीक है। ये अगर समझ लेते हैं पीरियोडिक टेबल को, ऐसे हम पढ़ाएंगे लेकिन बड़े क्लास के लिए पढ़ाएंगे। अभी हम छोटे क्लास के बेसिक, जो छोटे क्लास से बड़े बच्चे भी देखेंगे और छोटे बच्चे भी देखेंगे, तो उनको आपको बहुत अच्छा पकड़ में आएगा। तो ये आपका हुआ ऑर्बिट का यहाँ पे। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ लिए कि कितना कितना रह सकता है। देखिए एक होता है सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, सेल, जिसको अभी हम लोग ऑर्बिट में दिखा रहे थे कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब हम अब दिखा रहे हैं आपको कि सेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो सेल कॉन्फ़िगरेशन दिखाने से पहले हम आपको थोड़ा सा एडवांस वाला दिखा दे रहे हैं कि एक आपका 10th क्लास में आता है पढ़ने के लिए, पीरियोडिक टेबल का रिलेटेड नहीं है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बता देते हैं बच्चे लोग को ताकि आपका बेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। 1s, ठीक है, 1s, यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। अब देखो बोलने के लिए यहाँ पे कि सर एक को तो हर एक बार बढ़ाते जा रहे थे, आगे यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन हमको उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ तक तो बढ़ाएं सर, इसके बाद तो रुक गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। अभी तक जितना एलिमेंट्स का नाम हम लोग को मालूम है उतना दूर तक वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7p आते आते ख़त्म, ठीक है, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा।
इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं, तो ये आपका तरीका है, ठीक है। जिधर एरो दे रहे हैं उधर की तरफ ही भरेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसको दिखाते रहे हैं, जैसे अब अभी आपको दिखा रहे एग्जाम्पल साथ साथ देते जा रहे हैं कि एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कैसे चलेगा। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्लोरीन 9 नंबर पे है, ठीक है। तो उसका लिखाएगा कैसे, सबसे पहला आपका 1s, तो s में आपका s में 0 से 2 तक जाएगा, p में 0 से 6 तक जाएगा, d में आपका 0 से 10 तक का कैपेसिटी है, f में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है। तो सबसे पहले s मिला है, तो s में आपका 2 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन में आपका 2 पहले भर दिए, ठीक है। उसके बाद अब किस में जाएगा, 2s आ रहा है, तो 2s में फिर 2 चला जाएगा, अब बचा कितना, 5 बचा। अब इसका 2s के बाद कौन है, 2p, तो 2p इसमें मैक्सिमम 6 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बचा हुआ कितना, 4 भर चुका है, 2 और 2 4 भर चुका है, 5 बच रहा है, तो अब यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसेल कॉन्फ़िगरेशन है कि सबसेल, इसको एसपीडीएफ को सबसेल बोलते हैं, एसपीडीएफ को हम सबसेल बोलते हैं। हम सबसेल से सेल पे आ रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बच्चा लोग को समझने में ना हो कि हमारा सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसके लिए हमारा खत्म, फ्लोरीन के लिए ख़त्म हो गया। इसके बाद आपका देखिए इसको आप अपने पास रखिए, ठीक है, इसको समझने के लिए अच्छा है। हम आपको ज़रूरत है, हम यहाँ पे बोर्ड का ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम आपको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, आपके पास है, हमको सब याद रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि देखिए नंबरिंग, यहाँ पे 1 नंबर है, मतलब पहला सेल के लिए है, और पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है, 2 और 2 है, तो यहाँ पे 2 और 5 कितना हो गया, 7। तो इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 ही होता है, आप चेक कर सकते, देख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अगला हम चल रहे हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस वाला दे रहे हैं, जैसे आपका दे रहे हैं फास्फोरस, अभी एक आपका 15 पे आया था फास्फोरस, तो इसका हम लोग दिखा रहे हैं आपका 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 हो गया, फिर 3s2, 3p3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या समझाना है कि पहला नंबर में 2 ही है, दूसरा नंबर में 2 और 6 8 है, और तीसरा नंबर में आपका 2 और 3 कितना है, 5। तो ये आपका वो सेल कॉन्फ़िगरेशन, इसको सबसेल ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये मोर एडवांस है इस वाला से, लेकिन आपको छोटे बच्चे हैं तो अगर इसको समझना चाहते थे इसको समझिए, थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं तो आप 8 क्लास के ऊपर बच्चे हैं तो इसको आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी के अभी, ठीक है, कि किसको किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखाए थे आपको, ये एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आपका हम एस्कैडियम डी ब्लॉक का ले रहे हैं। डी ब्लॉक का कैसे ले रहे हैं, SC 21 पे है, ठीक है। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपका 4s2 और फिर आ जाएगा 3d1। तो देखिए पहला यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए 3 यहाँ है और यहाँ है, तो ये आपका जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक साथ रखेंगे, नंबरिंग वाला 3 3 3 वाला को एक साथ रखेंगे तो 2 6 8 और 1 9, और इसका बाद में कितना बच गया, इसका यहाँ पे 2। तो इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन आपका है गया यहाँ पे 2 8 9 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ यहाँ पे अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ पे कि हम सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाना है, मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे आपका अब 18 तक जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास, तो हम वहाँ पे भरना छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से क्लियर होता है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो अभी आपका लिखे थे उसके बेसिस पे, प्रिंसिपल पे। अब चलिए थोड़ा सा और समझा रहे हैं आपको ब्रॉड में, ठीक है। क्या ब्रॉड में समझाना है यहाँ पे,
ब्रॉड में क्या समझाना है पहले आपको कि देखिए हम लोग ना सीखे यहाँ पे क्या हैं, अभी तक हम लोग इसमें सीखे कि हम लोग कैसे कैसे उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, सेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ से आते हैं, मतलब ये सब है कहाँ से, ये आपको एटम के अंदर में हम आपको दिखाएं, ठीक है, कि कितना कितना क्या होगा, तो आप उसका देख सकते हैं। देखिए अब दूसरा चीज़ समझाना है कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब ये नया टॉपिक ला रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से रख लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो सेल है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाकी छोड़ के, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो प्रीवियस जितना भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम लोग को फायदा क्या होगा, तो हम अभी इससे पहले बताए थे कि मोलिकुलर फार्मूला बनाने में आपका वैलेंस फार्मूला को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, तो अब यहाँ पे समझा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन में आपको बताए थे, तो फ्लोरीन का पहला ऑर्बिट है S और आपका लास्ट ऑर्बिट है क्या 2s और 2p। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 7 जो है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 को बोलेंगे यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कितना है, तो ये 5 जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी कितना बच गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो ये सब आपका कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये आपका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया और ये आपका बच गया कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ सब आपका कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये सब समझ में आ गया। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आपका क्लियर है, जैसे ही हुआ तो अब इसका हम दूसरा आप यूज कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आप अच्छे से समझ गए। तो इसी से हम एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं कि सुने होंगे वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी तो देखिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है किसी भी एलिमेंट का होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। अब देखिए हम लोग अपने आप से देख लो कि आप सबके साथ एक तरह से बिहेव करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों? तो आप इसलिए भी नहीं सबसे मतलब अच्छा एक ही जैसा बिहेव करते हो ताकि वो भी सामने वाला भी जो है आपको एक तरह से ट्रीट आपके साथ नहीं करता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि एक ही चीज़ कोई पूछ दे, मतलब 2-3 गो लगातार आपके पूछ दे, तो आपका ऐसा होता है कि मतलब टेम्परामेंट लॉस हो जाता है, टेम्परामेंट लॉस हो जाता है, या कुछ आपका अंदर में कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल आपका एंग्रीनेस होता है, एंग्रीनेस मतलब गुस्सा बहुत अपने आप में अंदर में आता है किसी किसी चीज़ के लिए। ये हम लोग का ह्यूमन का नेचर है, ठीक है। अगर नॉर्मल पर्सन आप हैं तो गुस्सा आना भी चाहिए, ठीक है, ये सब होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल के बच्चे लोग को क्या देख रहे हैं, मोबाइल में पबजी खेलते हैं, ठीक है। अब उनको अगर उनके मम्मी पापा कोई काम अगर बताते हैं तो वहाँ पे गुस्सा आ जाते हैं, झल्ला जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। और कम से कम मोबाइल गेम खेलिए, फिजिकल गेम खेलना पसंद कीजिए, उससे आपका जिससे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम लोग चलते हैं वैलेंसी क्या होता है, तो बोले कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे, सुने होंगे आप लोग कि कार्बन सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाता है, उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं कार्बन का मैक्सिमम आप लोग कंपाउंड उसका देखेंगे कार्बन का कि बहुत सारा चीज़ वेराइटी टाइप का उसका कंपाउंड है। जैसे आप शुगर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, C12H22O11, C12H22O11। आपका ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है। अल्कोहल जो दारू आप जानते हैं, दारू बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। मीथेन गैस CH4,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब आपका क्या है, वेराइटी ऑफ मोलिकुल्स आपका फॉर्म हो रहा है ड्यू टू कार्बन के कारण, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, अपना उसका कैपेसिटी है, अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी है कार्बन का, तो हर एक के साथ अलग अलग तरीके से वो बॉन्ड बनाता है। हम लोग अभी बॉन्डिंग नहीं समझा रहे हैं, तो बस खाली आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी आपको समझा रहे थे कि अलग अलग कैसे। जैसे आपका एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने आप को देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर घर में 3-4 मेंबर हैं और उसमें एक ही चीज़ को बार बार आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कोई भाई वाई कहीं गया है, ठीक है, आप ही से बार बार पूछा कि वो कहाँ गया है, तो पहले लगे बहुत अच्छा से रिप्लाई दोगे कि हाँ वो वहाँ गया है। फिर दूसरा वाला पूछा, आप ही से आके पूछेगा वो कहाँ गया है, ठीक है, तो आप उससे भी हो सकता है कि उससे भी अच्छा से रिप्लाई दे दोगे। तीसरा कोई और पूछता है आके कि वो कहाँ गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे क्या होगा, मतलब आपका गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, नॉर्मल रहते हो, लेकिन ऐसा जनरली नहीं देखा गया है, मतलब गुस्सा आना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बार बार, मतलब कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम लोग एक ही चीज़ को, या आप इसका बेहतर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एक ही गाना को, जो आपका सबसे पसंदीदा गाना है, उसको आप 10 बार सुन के देखिए, आप हो सकता है कि 5, 6, 10, 15, 20 होते होते आप वही गाना को आप क्या करने लगोगे, जो आपका पसंदीदा गाना था, हो सकता है कि वो आपका बंद डिब्बा में चला जाएगा, उसको पसंद नहीं करोगे अगर लगातार आप ऐसा करते हो तो ये सब चीज़ है आपका कि ह्यूमन का नेचर में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी समझ में आ गया कि अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग, एक ही आदमी है वो अलग अलग आदमी के साथ अलग अलग बिहेव करता है, उसी तरह से एलिमेंट भी ये काम करता है, जनरली ऐसा ही है सब जगह। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका कंबाइनिंग कैपेसिटी एक ही होता है, सबके साथ नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे मेटल का बात कर रहे हैं, सोडियम में जैसे है, तो जितने भी सोडियम नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखेगा 1। तो आपसे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो एक ही तरह का शो कर रहा है, तो हम क्या बोले कि ऐसा नहीं है कि हमारा हमेशा सबके साथ अलग अलग शो ही करेगा, उसमें भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं जनरली केस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जनरल केस में आपका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नॉन मेटल के साथ और आपका बॉन्ड बनाएगा, जो भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हम लोग बॉन्ड की बात करेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वैलेंसी। इसके अलावा आपका देखिए, हम आपको डिस्कस कर रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल कहाँ पे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल कहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं, एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सर एक क्रॉस दिखाते हैं, एक डॉट से दिखाते हैं, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक डॉट लेते हैं, एक क्रॉस लेते हैं। जैसे अभी हम मीथेन का बता रहे थे, देखिए कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम आपका 4 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आउटर मोस्ट भी बोल सकते हैं, उसका वही सब है उसका, ठीक है। तो ये आपका क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक, मतलब देखिए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था पहले से, तो वो डुएट बनाना पसंद करता है, डुएट, ठीक है। और इसके पास क्या है, जनरली क्या होता है, जो आपका 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास, ठीक है, तो वो आपका ऑक्टेट पुराना पसंद करते हैं, या 3 भी रहता है तो वो भी ऑक्टेट पुराना पसंद करेंगे, या लॉस करके आपका पूरा का पूरा डुएट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया सबका। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबका एक का शेयर ले लेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी बॉन्ड बना वो आपका बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं बॉन्ड भी कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कब है, ठीक है। तो ये आपका शेयरिंग से बना, ठीक है। ये शेयरिंग क्यों किया, तो इसको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अपना ये शेयर कर दिया इसके साथ, शेयर दिया नहीं है, शेयर किया है। शेयर मतलब हैंड शेकिंग, मतलब दोस्ती यारो निभा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपका क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बना के ये आपका चल रही है, ठीक है। अब इसी का दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का बाहरी ऑर्बिट में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन का 4। तो आपका यहाँ पे क्या किया, ये फिर से यहाँ पे 2 लिया,
ये आपका 2 लिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 ये शेयर किया था तो 2 आपस में ये भी ले लिया तो इसका भी सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ बॉन्डिंग जो बन रहा है आपका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरह से आपका बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेना देना है हम लोग का। ठीक है, तो HCl का बहुत नाम सुने होंगे आप लोग। H का बाहरी ऑर्बिट में 1 जो दिखा रहे थे सब जगह भी दिखाए हैं, और Cl का बाहरी ऑर्बिट में 7। ठीक है, तो 7 है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया तो बन जाएगा HCl। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्शियली पोलर भी बनता है। ठीक है, अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पार्शियल बोले, अब वाली बात करेंगे NaCl। ठीक है, NaCl का क्या है, NaCl कैसे बनता है, तो Na का बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl का आपका यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर करके इसको दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 2, 8 और 1 का सेल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये बाहर वाला दे देगा उसको, तो यहाँ ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, तो इसलिए इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि अगर ये 1 का शेयर करेगा तो इसके बाहरी ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो शेयर इसलिए नहीं करेगा, ये कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। तो ये जब भी बॉन्ड बनेगा NaCl तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में इतना तक ही रख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इसी बेस को उठाते हुए आगे के हम चलेंगे। ठीक है, अब मेरा चैनल को जल्द से जल्द जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं कीजिए, ताकि हम और आपको अच्छे तरह से पहुंचाएं आपके तरफ वीडियो। ठीक है, थैंक यू।